नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। G7 शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन है। दूसरे दिन से बैठकों में से क्या बड़ा निकल के आता है, क्या आउटकम से संभावित हो सकते हैं, इस पर होगी चर्चा। साथ ही देश दुनिया की बड़ी खबरों पर भी नजर डालेंगे। शुरुआत करेंगे अभी तक की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 आउटरीच सत्र में उठाया हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री यात्रियों की सुरक्षा का मुद्दा। आज जर्मन चांसलर से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। भारत ने रक्षा उत्पादन में रचा नया कीर्तिमान। 1.78 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। 2013-14 के मुकाबले 4 गुना वृद्धि। प्रधानमंत्री ने सराहा, कहा पिछले दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आया जबरदस्त बदलाव। शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसदों के लोकसभा में अलग गुट बनाने की अटकलें तेज। पार्टी सांसद अनिल देसाई और अरविंद सावंत लोकसभा स्पीकर से मिले। पार्टी ने कल दिल्ली में होने वाली बैठक के लिए जारी किया व्हिप। भाजपा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। छात्रों के नाम पर राजनीति करने का लगाया आरोप। कहा राजस्थान में गहलोत सरकार के दौरान 19 पेपर लीक होने पर क्यों चुप्पी साधे रहे राहुल गांधी। और फीफा विश्व कप में अल्जीरिया के खिलाफ लियोनेल मेसी की हैट्रिक की बदौलत डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को दी करारी शिकस्त। मेसी ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल दागने के रिकॉर्ड की बराबरी की। फ्रांस ने भी सेनेगल को दी 3-1 से मात। एम्बाप्पे ने दागे 2 गोल। फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने भारत का दृष्टिकोण और वैश्विक एजेंडा रखा। नई साझेदारियां और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की मजबूती विषय पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का विषय पहले से कहीं ज्यादा आपस में जुड़ा हुआ और एक दूसरे पर निर्भर है। ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि अब किसी एक देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसी भी साझेदारी की सफलता का आधार विश्वास होता है और आज विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती आपसी भरोसे को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि वैश्विक संसाधनों को ऐसा बनाया जाना चाहिए जो सभी देशों, विशेषकर ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि पिछली सदी में मानवता ने 2 विश्व युद्धों का सामना किया और कोविड-19 महामारी ने यह दिखा दिया कि वैश्विक एकजुटता के दावे कितने कमजोर थे। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ दुनिया को एक परिवार मानता रहा है। कोविड काल में भारत ने 150 से अधिक देशों को दवाइयां और वैक्सीन उपलब्ध कराई और हर संकट के समय मित्र देशों के साथ खड़ा रहा। इस बीच G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करीब 1.5 साल बाद पहली आमने सामने मुलाकात भी हुई। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और संक्षिप्त बातचीत की। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने समुद्री सुरक्षा का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यापारिक बाधाओं का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। भारतीय नागरिकों और नाविकों की मौत का मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक समुद्री व्यापार को जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा सभी देशों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहें और सीफेयरर्स बिना भय के अपना काम कर सकें। साथ ही प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों की प्रगति का स्वागत करते हुए स्थायी शांति और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 समिट के दौरान कई देशों के नेताओं से मुलाकात भी की। इन सब की तस्वीरें पीएम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी पोस्ट की है। द्विपक्षीय मुलाकातों में आपसी संबंधों की मजबूती और मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एवियन में G7 समिट से इतर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उनकी मुलाकात अच्छी और आत्मीय रही।
दोनों नेताओं ने भारत यूएई संबंधों के विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा की और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सशक्त तथा गतिशील बनाने के उपायों पर चर्चा की। साथ ही पीएम मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे भारतीय समुदाय की देखभाल और उनके हितों के प्रति निरंतर संवेदनशीलता और सहयोग का भाव देखने के लिए राष्ट्रपति नाहयान और यूएई सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एवियन में G7 समिट से इतर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एवियन में प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ मेरी बहुत अच्छी और सार्थक मुलाकात हुई। भारत ब्रिटेन संबंधों के लिए बीता वर्ष बेहद महत्वपूर्ण और उपलब्धियों से भरा रहा है। हाल ही में हुए व्यापार समझौते ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के अनेक नए अवसर खोले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज की हमारी बातचीत इस बात पर केंद्रित रही कि भारत ब्रिटेन साझेदारी को और अधिक गति कैसे दी जाए। दोनों नेताओं ने नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, कौशल विकास, खेल और अन्य कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने के तरीकों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने दोनों देशों के लोगों के हित में निवेश संबंधों को और मजबूत बनाने पर भी विचार विमर्श किया। और G7 से इतर इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एवियन में G7 समिट से इतर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति की समीक्षा की। व्यापार, ऊर्जा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और आदान प्रदान को आधार बनाकर साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की। इस मौके पर कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों में काफी अच्छी प्रगति हो रही है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक व्यापार दोगुना हो जाएगा। You've set a high bar for the relationship and what we can do together. We are making very good progress. On fait de bons progrès en ce qui concerne notre partenariat économique compréhensif, our CEPA partnership. To be clear, His Excellency likes a deadline. I like one as well. And our deadline is to complete by the G20. Our teams are aware of that and what we're discovering in the negotiations, but also with the exchanges of our universities, cultural exchanges of our businesses, including the largest trade delegation from India, and a big reciprocal one coming from Canada to India, is that there's so much more to do together. And it's just one objective, which you've set, is to double our trade by the end of this decade. We think we can do more, and with this partnership. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि इस साल के अंत तक भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापार दोगुना हो जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा मुक्त व्यापार समझौते को लेकर काफी उत्साहित है। साथ ही पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि ऊर्जा सुरक्षा के मामले में कनाडा बहुत बड़ा साझेदार बन सकता है। हम बायलैटरल रिलेशंस को लेकर के भी और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के संबंध में भी खुलकर के अपने विचार रखते रहे हैं और हमने एक अच्छी परिस्थिति में एक मित्र देश के रूप में बहुत प्रगति हो रही है। भारत का डायस्पोरा की आप जिस प्रकार से चिंता करते हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। इसलिए आपको सही है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बहुत ही उत्सुक हैं और शायद जैसा आपने मुझे निमंत्रित किया है कनाडा आने के लिए, मेरा भी प्रयास है कि इसी वर्ष में आऊँ और मेरे आने से पहले ही हम इस एग्रीमेंट को पूरा करें। हम टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत कुछ आगे करना चाहते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी में कनाडा हमारा बहुत बड़ा पार्टनर बन सकता है। तो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बातचीत थी। G7 शिखर सम्मेलन के इतर दुनिया की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय बैठक पर टिकी है। क्या दोनों देश व्यापार समझौते को नई दिशा देंगे? क्या क्वाड को मिलेगा नया रणनीतिक रोडमैप? और अमेरिका की आगामी G20 अध्यक्षता को लेकर क्या होगा भारत का संदेश? जानकार मानते हैं कि ये एवियन शिखर सम्मेलन की सबसे अहम द्विपक्षीय वार्ता होगी। एवियन से अजय मिश्र की ये रिपोर्ट। फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। ऐसे समय में ये बैठक हो रही है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितताओं से घिरी है, पश्चिम एशिया में तनाव बना हुआ है और भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। दोनों देशों के बीच पिछले कई महीनों से व्यापार वार्ता चल रही है और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि 23 और 24 जून यानी अगले सप्ताह ही भारत आकर आगे की बातचीत करेंगे। संकेत है कि समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है। जानकार मानते हैं कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच होने वाली ये द्विपक्षीय वार्ता G7 शिखर सम्मेलन की सबसे अहम द्विपक्षीय वार्ता होगी। This is probably one of the most important bilaterals of the entire Evian summit. The leader of the global north, President Trump, meets the leader of the global south, Prime Minister Modi. And it's Prime Minister Modi who has far more experience as the leader of his country, the most populous in the world. पिछले वर्षों में दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर के मतभेद उभरे थे। ऐसे में यह बैठक आर्थिक संबंधों में नई ऊर्जा भरने का अवसर बन सकती है। यदि व्यापार वार्ता आगे बढ़ती है तो इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने के दीर्घकालिक लक्ष्य को गति मिल सकती है। इसके अलावा भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के समूह क्वाड का भविष्य भी बैठक के प्रमुख एजेंडों में शामिल रह सकता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सक्रियता और समुद्री सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के बीच दोनों नेता क्वाड सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा कर सकते हैं। संभावना है कि रक्षा तकनीक, ग्लोबल सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर सहयोग, क्रिटिकल मिनरल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर साझेदारी बढ़ाने के मुद्दे उठें। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग पिछले एक दशक में अभूतपूर्व रूप से मजबूत हुआ है। इस बैठक में रक्षा उत्पादन, ड्रोन तकनीक, जेट इंजन सहयोग और रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को लेकर भी चर्चा हो सकती है। हाल के दिनों में पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़े घटनाक्रमों के मद्देनजर मोदी और ट्रंप के बीच ऊर्जा सुरक्षा, तेल बाजार की स्थिरता और आपूर्ति मांगों की सुरक्षा पर भी बातचीत संभव है। अमेरिका 2027 में G20 की मेजबानी करेगा और ऐसे में वैश्विक आर्थिक शासन, विकासशील देशों की प्राथमिकताओं और बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार पर भारत और अमेरिका के बीच समन्वय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। एवियन में होने जा रही मोदी और ट्रंप की ये मुलाकात केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि इसका असर पूरे इंडो पैसिफिक, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर भी दिखाई दे सकता है। ऐसे समय में जब दुनिया तलाश कर रही है एक निश्चित परिदृश्य की, अमेरिका और भारत के बीच में होने वाला ये संवाद भविष्य की अर्थव्यवस्था को एक नई गति और एक नई दिशा देने में एक अहम मील का पत्थर साबित हो सकता है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, फ्रांस, एवियन। तो आज सबकी नजरें फ्रांस के एवियन शहर में है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होनी है। हालांकि G7 का शिखर सम्मेलन अपने आप में बेहद अहम है, उसके संभावित आउटकम्स पर तो सबकी नजरें हैं, लेकिन ये बैठक बेहद अहम हो गई है। सुब्रमण्यम भट्टाचार्य जी स्ट्रैटेजिक और IT एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही एवियन से अजय मिश्र भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, पहले रुख आप ही का करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होनी है, जिसका इंतजार लगातार हो रहा है। कई ऐसे बड़े मसले हैं जो इस बैठक में सामने आ सकते हैं। आपकी रिपोर्ट में बहुत साफ था, लेकिन क्या आप मानते हैं कि द्विपक्षीय संबंध, अगर हम पिछले 16 महीनों की बात करें तो कई उतार चढ़ाव से गुजरे जरूर हैं, लेकिन ट्रेड डील लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर है। लेकिन वैश्विक चुनौतियां जो हैं वो भी इन दोनों देशों को बड़ा नजदीक लाती हैं और एक दूसरे पर एक तरह से भरोसा भी कायम करती हैं और एक दूसरे की ज़रूरत भी बताती है। वो चाहे इंडो पैसिफिक का मसला हो, बड़ा क्रिटिकल मिनरल्स का हो, सेमीकंडक्टर्स का हो, चीन की एक तरह से जो चीन की ताकत है उसको लेकर भी हो। तो भारत और अमेरिका आपस में एक मजबूत साझेदार के तौर पर इस बैठक से क्या लगता है? आपको लगता है कि इससे अब आगे बढ़ेंगे 16 महीनों को भूलते हुए? बिल्कुल सही कहा आपने। भारत और अमेरिका जो है एक नेचुरल पार्टनर की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं और अमेरिका ने कई बार कई मोर्चों पर ये संदेश भी दिया है। जिस तरह से आपने देखा कि अमेरिका की तरफ से कई बार जो व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल है वो आया यहाँ पर, जो अमेरिका के राजदूत हैं भारत में, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी ट्रेड डील को लेकर के आगे बढ़ना चाहता है और 99% का काम इसमें पूरा हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि इस टैरिफ टेंट्रम के बीच में कुछ कानूनी अड़चनें भी अमेरिका में खुद आई और अभी आपने देखा जैसे वीजा का मुद्दा था, वीजा के मुद्दे को भी कोर्ट में ले जाया गया, वहाँ अदालत ने
वहां पे जो वीजा के लिए शुल्क लगाया था ट्रंप प्रशासन ने उसको खत्म कर दिया। लेकिन अब ये मामला बड़ी कोर्ट में जाएगा। तो अमेरिका की जो स्थानीय परिस्थितियां हैं उसके मद्देनजर उन्होंने प्रोटेक्शनिज्म का रास्ता अपनाया, उन्होंने टैरिफ को एक हथियार के रूप में अपनाया और पूरे विश्व में इसका असर दिखाई दिया। लेकिन भारत और अमेरिका, जैसा कि आपने ही कहा कि इस समय जो भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं जिसमें चीन का बढ़ता दबदबा है, एकाधिकार है, सप्लाई चेन पे जो डिस्ट्रप्शन की बात हमने कोविड के दौरान देखी, जिसमें कई देशों की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद होने के कगार तक आ गई थी। तो कोविड ने हमें काफी कुछ सिखाया और पूरी दुनिया को ये लगने लगा कि सिर्फ एक देश पर निर्भर रहना, न केवल अमेरिका बल्कि यूरोपियन यूनियन और यूरोजोन के सभी देश ये मानने लगे कि केवल चीन पर निर्भरता जो है वो उनके लिए, उनकी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है, उनके अपने हित में नहीं है और इसलिए उनको विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद आप देखिए अमेरिका में हलचल शुरू हुई, यूरोपियन यूनियन में हलचल शुरू हुई और वो वैकल्पिक ट्रस्टेड पार्टनर की बात करने लगे। ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं था। जब तक चीन से काम चल रहा था, उनके सस्ते माल उनको मिल रहे थे, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। अचानक कोविड डिस्ट्रप्शन में ने प्रोटेक्शनिज्म की एक जो नई दिशा दिखाई पूरी दुनिया को, तब समझ में आया कि भाई आपको ट्रस्टेड पार्टनर की जरूरत है। और इसलिए आप देखें कि अमेरिका क्रिटिकल मिनरल को लेकर के लंबे समय का समझौता भारत के साथ कर चुका है। मदर ऑफ ऑल डील के जरिए ईयू ने भारत के साथ क्रिटिकल मिनरल के प्रोसेसिंग और उसके संशोधन का जो समझौता है उसको शामिल किया है। और लंबे वक्त के लिए जो व्यापार समझौते हैं उस पर सब लोग चाहते हैं कि भारत उनके साथ मिलकर के काम करे। तो भारत को नजरअंदाज करना आप किसी के भी बस की बात नहीं है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि अमेरिका बार बार अपनी टीम्स भेज रहा है। 23 और 24 को खुद यूएसटीआर के जो हेड हैं वो पहली बार भारत आ रहे हैं और ये संकेत देता है कि अब शायद राष्ट्रपति ट्रंप की भी मंजूरी एक तरह से मिल गई है और ये जो बायलैटरल आज होने जा रहा है, एक बार बड़ी पक्की मोहर लग जाएगी कि जो भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील है उसके प्रथम चरण को ज्यादा से ज्यादा जुलाई के अंत तक प्रभावी किया जाए। और दोनों ही देशों के जो टैरिफ लाइन्स हैं, 1200 से ज्यादा टैरिफ लाइन्स जिन पर बात चल रही है, उसमें 1100 टैरिफ लाइन्स को शामिल किया गया है। तो एक बहुत बड़ा दायरा होगा जो कि इस भारत और अमेरिका की ट्रेड डील में शामिल होगा और उससे भारत को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। जी, सुबिमल भट्टाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबिमल जी, आप किस तरह से देखते हैं आज शाम को होने वाली इस मुलाकात को? देखिए रितु जी, मैं इस वक्त पेरिस में हूं और यहाँ काफी उत्साह है कि प्रधानमंत्री की जो जितने कार्यक्रम है, आपकी नीस की भारत इनोवेट से लेके विवाटेक का जो प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ चर्चा में ये भी है कि जो जियोपॉलिटिक्स की आज की स्थिति है उसमें कैसे सारे दुनिया इसको आगे और डील करते रहेंगे और जिसमें भारत अमेरिका की जो संपर्क और भूमिका ये बड़ा महत्व होते जा रहा है। और यूरोपियन बहुत सारे देशों में भी और जब आपकी एक्सपर्ट्स है वो भी इस बात को दोहराते हैं। हमारे कन्वर्सेशंस यहाँ जहाँ रहे वहाँ की कैसे आप ट्रेड डील में अमेरिका के साथ आप ने इसको आगे बढ़ाया, अपनी तरफ से अपना पक्ष कैसे बड़ा स्ट्रांगली रखा है। और जो बात अजय ने भी अभी बताया कि प्रोटेक्शनिज्म की जो बात चल रहे थे और काफी लंबा इसको खींचा गया, हालांकि अमेरिकन कोर्ट्स ने भी ये जो इनके टैरिफ्स के खिलाफ जजमेंट और बहुत सारे ऐसे इनकी कदम थे जिसके खिलाफ वहाँ के लोगों में भी एक तनाव है और कोर्ट्स ने भी उसमें अपना राय रखा है। तो हमारे जो बात है, हमारा एक बड़ा अच्छा ग्रोइंग, स्टेडीली ग्रोइंग एक संपर्क अमेरिका के साथ बन रहा था, बना भी है और बहुत सारे क्षेत्र में हम काफी प्रगति किए हुए। जैसे ट्रेड डील के बारे में अभी आपने ये बताया कि यूएसटीआर खुद आ रहा है और मुझे लग रहा है कि ये एक अंतिम दिशा की तरफ है जहां ये सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा जो क्वाड की जो आगे का कदम रहेगा, किस तरीका से उसको लिया जाएगा, क्योंकि चाइना से जो खतरा है वो ना कमा है। ये जो दोनों लड़ाई अभी भी चल रहा है काफी लंबे स्तर से, रशिया यूक्रेन और यहाँ आपकी ईरान यूएस की। तो इसके साथ साथ जो बात आती है कि कैसे जो एक परिस्थिति आया हुआ है ग्लोबल सिचुएशन में जिसमें कितने हमारे भारत के लोग भी मरे हैं और एक डिसरप्शन, इकोनॉमिक डिसरप्शन जो आ रहा है, तो उसको लेके भी मुझे लगता है अमेरिका और भारत का बीच में बिल्कुल बातचीत करना चाहिए कि हमारा इकोनॉमी में बहुत सारे अपकमिंग एरियाज है जिसमें हमारा कन्वर्सेशन बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम है, आपकी
मैरिटाइम के बारे में और इंडो पैसिफिक रहते हैं, डिफेंस में इतना प्रगति हुए है। तो ये जो कोऑपरेशन की जो बात है और हमारा जो एक पक्ष रहा पिछले कुछ सालों में कि को प्रोडक्शन को डेवलपमेंट डिफेंस का रहेगा, जिसमें अमेरिकन कंपनीज भी साथ दिए, अपने जॉइंट वेंचर्स खुले हैं। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में भी हम इसमें बोथ वेज एक रिलेशनशिप बनाते हैं। और जो चीज को प्रधानमंत्री ने बड़ा सुंदर से कल अपनी आउटरीच इवेंट की, जो G7 समिट की उस भाषण में रखा था कि कोई बायर सेलर रिलेशनशिप जो होता था उससे हटके ये पार्टनरशिप को लेकर कभी उन्होंने कहा कि एक डोनर साथ बढ़ने की रेसिपिएंट के जरूरत। अलावा जी ये सॉलिडरिटी और इक्वल ओनरशिप, तो मुझे जी लगता है ये भारत और अमेरिका के जो संबंध है वही यही दर्शाता है कि इसको एक ऑपरेशन के माध्यम से ले जाओ। इसीलिए आज की मीटिंग बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जी कई सारे चीज में प्रेसिडेंट ट्रम्प वहीं पे जगह में डिसीजन लेते हैं बहुत सारी चीज। तो बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी जब खुद बात करेंगे उसमें मुझे लगता है बहुत सारे सिलसिले में एक कई ऐसे मुद्दे होंगे जो दोनों नेताओं के बीच में आपसी एक हितों से जुड़े भी रहेंगे। अजय हमारे साथ बिल्कुल बने हुए हैं। अजय, दो महत्वपूर्ण सेशन आज हैं। अब से थोड़ी ही देर में प्रमोटिंग बैलेंस शेयर्ड एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर ऑल, इस सेशन में सभी नेता बैठेंगे। भारत का इंटरवेंशन इसमें होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पक्ष को रखेंगे। साथ ही दूसरा जो एक है वो इंश्योरिंग सेफ, फास्ट एंड एफिशिएंट डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। को प्रोडक्शन, को ऋतु मैन्युफैक्चरिंग का जी जो ऋतु जी मुद्दा है। जी तो ऋतु जी, इस वक्त मैं एवियन शहर में जो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है उसमें हूँ, और मैं थोड़ा पीछे इसलिए मुड़ा था क्योंकि यहाँ बड़ी स्क्रीन पे जो कुछ भी हो रहा है पास में यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर मेन समिट रखा गया है, बिल्कुल लेक जेनेवा के पीछे जो मुझे तस्वीरें दिखाई दी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले सेशन में, जिसको प्रमोटिंग बैलेंस शेयर्ड एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का आप जिक्र कर रहे थे, उसमें पहुंच चुके हैं। और वो वैश्विक नेता हैं, उनके साथ लगातार, जैसा कि आप जानते हैं कि अनौपचारिक तौर पर वो मिलते हैं, सबको मीट एंड ग्रीट करते हैं। तो वही मोमेंट मैं यहाँ पर विटनेस कर रहा था। और मेरे पीछे बहुत धुंधली तस्वीरें आपको दिख रही होंगी, जी जिसमें यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट और IMF के प्रेसिडेंट इस वक्त क्रिस्टिना लागार्ड पहुंची हुई हैं। यूरोपियन कमीशन के जो हेड हैं वो भी हैं। G8 के सारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। G7 की जो पार्टनर कंट्रीज हैं, जो बुलाया गया है 4 पार्टनर कंट्रीज को, तो वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। और पीएम मोदी का जो इंटरवेंशन है उस पर हमारी निगाह रहेगी जरूर कि इकोनॉमिक ग्रोथ को, एक बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के वो क्या कुछ कहते हैं। जो दूसरा सेशन आपने कहा AI को लेकर के, उसमें AI के CEOs के साथ इनफॉर्मल मीटिंग होनी है G20 और G20 के पार्टनर देशों के साथ में, क्योंकि AI फ्रांस की प्रेसिडेंसी का बहुत बड़ा फोकस है। और जिस तरह से आपने देखा कि इम्पैक्ट इन जो AI को समिट फ्रांस में था उसमें मोदी जी शामिल हुए थे। भारत में जो AI इम्पैक्ट समिट हुआ उसमें मैक्रो आए, और G7 की एक साझा थीम के तौर पर ही इसको AI को रखा गया है। तो मुझे लगता है कि AI से जुड़े जो बड़ी कंपनियां हैं उनके CEOs के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ उनके साथ भी औपचारिक मुलाकात हो सकती है उस लंच के दौरान में। तो ये जो 2 वर्किंग सेशंस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ग्रोथ अभी थोड़ी देर बाद मेरे ख्याल से जो मेज है वो सज चुकी है, और अब ये बैठक शुरू होने वाली है। उस पर हमें इंटरवेंशन का इंतजार रहेगा, और उसके बाद वो वर्किंग लंच में AI कंपनियों के CEOs के साथ मुखातिब हो सकते हैं। और उसके बाद फिर वो 3 बड़े बायलैटरल्स जिनका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। जी अजय, हम जानते हैं कि G7 के इस मंच से भारत अपनी बातों को तो रखेगा, लेकिन जो बायलैटरल बैठकें रही हैं वो बैठकें भी बेहद अहम हैं। UAE के साथ हुई, UAE के साथ भारत के प्रगाढ़ होते संबंध, और सिर्फ संबंधों का प्रगाढ़ होना ही नहीं बल्कि वैश्विक तमाम मोर्चों पर भी भारत और UAE जिस तरह से एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मौजूदा संकट के दौर में भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री का UAE का दौरा हुआ था, किस तरह से सहयोग का एक हाथ UAE की तरफ से रहा है भारत के साथ। ऐसे में इन द्विपक्षीय बैठकों को लेकर इस मंच पे आप कैसे देख रहे हैं? द्विपक्षीय बैठकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं भारत के लिहाज से देखिए, क्योंकि हम मल्टीलैटरल फोरम का इस्तेमाल करना चाहते हैं एक कंसेंसस बनाने के लिए। लेकिन जो हमारे देश को चाहिए वो 1-to-1 जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, और हमारी विदेश नीति में और जो विदेश व्यापार नीति है उसमें यही एक बड़ा शिफ्ट हुआ है कि हम अब केवल मल्टीलैटरल फोरम पे भरोसा नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि हम लोग एशियन जो आसियान समिट है उसमें जो 10 कंट्रीज हैं उनके साथ हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया था। उससे बड़ा कोई एग्रीमेंट नहीं होता जिसमें सर्विसेज में शामिल है, लेकिन भारत को कुछ मिला नहीं, क्योंकि हम एक ब्लॉक के साथ जब डील कर रहे थे तो उसमें हम फोकस नहीं कर पा रहे थे। अब भारत की स्ट्रेटजी बदली है और अब हम बायलैटरली जा रहे हैं।
और पिछले 2 से 3 वर्षों में आपने 9 बड़े विकसित देशों के साथ एफटीए साइन किए हैं, जिसमें ईयू सबसे बड़ी मदर ऑफ ऑल डील्स साबित हुई है। और अब हम बात करें अमेरिका की, आपने यूएई का जिक्र किया, तो दोनों ही नेता जब भी मिलते हैं एक बहुत भरोसेमंद मित्र की तरह मिलते हैं, केमिस्ट्री देखते ही बनती है, जिस तरह से वो गले लगते हैं। और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से दोनों ही वैश्विक नेताओं का करीब आना, मुझे लगता है सभी लोग इसको ध्यान से देख रहे होंगे, क्योंकि गल्फ जो में जितने देश हैं वहां पर भी तो विश्वास की कमी है। ऐसे में यूएई एक भरोसेमंद साथी के तौर पर भारत को देखता है, भारत भी भरोसा करता है यूएई, क्योंकि यूएई में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं, वहां के लोग कैसे सुरक्षित रहें, हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से यूएई कितना इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हैं कि भारत के स्ट्रेटेजिक भंडार के लिए यूएई ने अपने यहाँ स्ट्रेटेजिक भंडार बनाने को मंजूरी दी है, उस पर काम चल रहा है। तो इस तरह से भारत यूएई के साथ अपने संबंधों को लेकर के आगे बढ़ रहा है और एक बहुत ही ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर मिडिल ईस्ट में कम से कम यूएई सामने आया। आप जानते हैं कि जो ओपेक है, ओपेक से यूएई का अलग होना, उसके बाद भारत के साथ खड़े रहना ऊर्जा सुरक्षा के लिए हमारे जो एनर्जी बास्केट है उसके डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से बहुत 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 महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हमारे साथ सुब्रमण्यम भट्टाचार्य जी भी जुड़े हुए हैं। सुब्रमण्यम भट्टाचार्य जी, इस मंच पर आप किस तरह से द्विपक्षीय बैठकों को देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच पर जहां बड़ी ताकतों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं वो मित्र देश भी भारत के मौजूद हैं जो आउटरीच पार्टनर्स की हैसियत में यहाँ मौजूद हैं, लेकिन भारत के संबंध पिछले कुछ समय में इन देशों के साथ मजबूत हुए हैं, आर्थिक साझेदारी मजबूत हुई है, और अब ये जो आउटरीच पार्टनर्स हैं ये सब मिलकर एक ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो कल जो बायलैटरल्स प्रधानमंत्री के रहे यूएई, जापान, कनाडा और ब्रिटेन के नेताओं के साथ, उसमें बड़ा क्लियर एक डायरेक्शन रहा है कि जो संबंध हमने अभी कुछ सालों में या महीनों में बनाया है उसको और किस तरीके से गहरा किया जाए, और उसमें फोकस हमेशा प्राइमरीली जो ये ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसमें बनाने के लिए है। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल म्यूचुअली बेनिफिशियल एक स्थिति है, क्योंकि जब अमेरिका की ट्रेड रिलेटेड इश्यूज हर देशों के साथ आया, विशेषकर जो जिनके साथ इनके बड़े स्थिर संबंध सालों सालों से रहे हैं, तो उनका ऊपर भी जो प्रभाव रहा, इसके बाद वो भी नया नया मार्केट ढूंढ रहा है, नए नए पार्टनरशिप्स ढूंढ रहा है, जिसमें और चाइना से हटके ऑल्टरनेट एक देश जो है जिसमें भारत सबसे आगे रहता है बहुत सारे देशों के। तो यूएई के साथ जो प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से पिछले सालों में एक संबंध बनाया है, और हमारी ऊर्जा सिक्योरिटी की तरफ इनकी भी जो कदम रहे हैं, और मुझे लगता है इसको एक रेगुलर बेसिस में इसको दोहराया जाना चाहिए और कैसे देखा जाए कि कैसे हम आगे रहे, क्योंकि आज भी हमारा इंपोर्ट का जो ऑयल का इंपोर्ट्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, और ऐसा एक स्टेबल स्थिति हमको चाहिए। आज ईरान के साथ जो अमेरिका और ईरान के जो समझौते की बात हो रहा, लग रहा है वो आगे होगा, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ आगे पीछे चल रहा है, और जब तक ईरान से भी स्टेबल होगा ऑयल सप्लाईज के, उसको काफ़ी समय लगेगा। इसलिए यूएई बड़ा इंपॉर्टेंट एक पार्टनर रहता है। जहाँ तक कनाडा की बात है, कितनी कम समय में मार्क कार्नी प्रधानमंत्री बनने के बाद ये संबंध सुधारे। अभी इतने बड़े एक भारतीय वाणिज्य डेलीगेशन वहाँ गए थे पीयूष गोयल जी के अंडर में, और वहाँ से कई सारे कंपनीज के लोगों से पता चला है कि वो बड़ा उत्साह से देख रहा है कि कैसे करे। कल भी मैं यहाँ पेरिस में कुछ कैनेडियन कंपनीज की लीडरशिप से बात करता है, वो बोल रहा है कि हम अब इंडिया में फिर से इन्वेस्ट करेंगे, डिफेंस सिक्योरिटी उसमें भी हम आगे आएंगे। तो ऐसा मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप की लेवल में, और विशेषकर प्रधानमंत्री ने जो बिना रेस्ट लिए इस तरीके से प्रयास लगातार एंगेजमेंट रख रहा है, उससे बिजनेस कम्युनिटी को भी एक उत्साह दे रहा है। तो ये बड़ा महत्व रहता है इस वक्त। और जहां तक जो स्थिति है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जैसे अजय ने भी अभी बात की थी और आज काफी बड़ा डिस्कशन इसमें है, इसका जो एक सोवरेनिटी का इशू आ रहा है, जिस तरीके से इतने जल्दबाज में इस तरीके के मॉडल्स आ रहा है, उसका जो इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर वो हो रहा है। तो उसमें लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक जिम्मेदार एआई, एक नैतिक एआई की जिम्मेदारी सभी राष्ट्रों की है,
इस बदलती दुनिया में। जी हाँ, हम जानते हैं और अब से थोड़ी ही देर पहले G7 के मंच पर सभी नेता एकत्रित हुए हैं आज के दूसरे दिन के पहले वर्किंग सेशन के लिए, जो कि एक संतुलित, साझा और सतत वैश्विक आर्थिक विकास सभी के लिए, इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी बात रखेंगे, भारत के पक्ष को रखेंगे इंटरवेंशन करते हुए, तो उसे भी हम आपके सामने लेके आएंगे। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुविमल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में देश की प्रगति को दर्शाती है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये अब तक का सबसे अधिक वार्षिक रक्षा उत्पादन है। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वित्त वर्ष के 1.54 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 15.6% अधिक है। दीर्घकालिक आधार पर देखें तो वित्त वर्ष 2020-21 के अब तक का सबसे अधिक रक्षा उत्पादन है। पिछले साल की तुलना में ये 15.6% की बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले साल यह आंकड़ा 1.54 लाख करोड़ था। रक्षा उत्पादन में 110% की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा उत्पादन 43,746 करोड़ रुपए था। 2020-21 में यह आंकड़ा 84,000 करोड़ था। 2013-14 के मुकाबले ये लगभग 4 गुना बढ़ा है, जो घरेलू रक्षा औद्योगिक क्षमता में निरंतर निवेश का परिणाम माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को इसका प्रमुख कारण बताया। सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन के आंकड़े स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को मजबूत बनाने और सशक्त रक्षा औद्योगिक आधार तैयार करने के सरकार के प्रयासों की सफलता को दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों, निजी उद्योगों और अन्य हितधारकों के सामूहिक प्रयासों से ये उपलब्धि हासिल हुई है। उनके अनुसार उत्पादन में लगातार वृद्धि भारत की बढ़ती विनिर्माण क्षमता और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता का प्रमाण है। वित्त वर्ष 25-26 में रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, DPSU और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का योगदान कुल रक्षा उत्पादन का लगभग 76% रहा। इन संस्थाओं ने रक्षा उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाना जारी रखा। हालांकि निजी क्षेत्र की भागीदारी भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में 22% हिस्सेदारी के मुकाबले वित्त वर्ष 26 में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर 24% हो गई। निजी कंपनियों ने लगभग 42,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया, जो भारतीय रक्षा विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अब तक का सर्वाधिक योगदान है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र में आए बदलाव पर प्रसन्नता जाहिर की है। पीएम ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जानकारी साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि पिछले दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में जबरदस्त बदलाव आया है। ये बदलाव आत्मनिर्भरता के विजन और इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और देश में ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने से संभव हुआ है। ये थ्रेड पिछले 12 सालों में रक्षा क्षेत्र में भारत की प्रगति की एक झलक पेश करता है, जो बताता है कि भारत ने वायु, थल और जल तीनों क्षेत्रों में अपनी रक्षा क्षमताओं को कैसे मजबूत किया है, स्वदेशी तकनीकों को आगे बढ़ाया है और आत्मनिर्भरता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। पिछले दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूती मिली, स्वदेशी तकनीकों को आगे बढ़ाया और आत्मनिर्भरता तथा पिछले दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में जबरदस्त बदलाव आया है। और इस खबर पर और बात करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, रिटायर्ड पूर्व डीजी इन्फेंट्री, हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, एक बड़ी खबर तो है और खासकर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी खबर है, लेकिन इस बड़े बदलाव के साथ हमने टारगेट बहुत ऊंचा रखा है, तो चुनौतियां भी किस तरह से हम चुनौतियों के समाधान के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, ये शुरुआत है जब भारत ने आत्मनिर्भरता ठान ली है और उस आत्मनिर्भरता को देखते हुए जिस प्रकार से हमने डिफेंस कॉरिडोर बनाए हैं, जिस प्रकार से हमने प्राइवेट पब्लिक एंटरप्राइजेस को साथ में लेकर चले हैं, एकेडमिया को साथ में ले चले हैं, स्टार्टअप्स को हम लोग एनकरेज कर रहे हैं, तो ये सब दर्शाता है कि आप देखिएगा 2013-14 में यहाँ पे सिर्फ 44,000 करोड़ ही सिर्फ था और आज की तारीख में 1,58,000 करोड़, मतलब बहुत जबरदस्त उछाल है और इसके चलता रहना चाहिए ये निरंतर। जब तक हम लोग निर्यात करते रहेंगे आत्मनिर्भर, तो यही एक ऐसा सुरक्षा का मामला है जिसपे हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। ऑपरेशन सिंदूर ने साफ दर्शाया कि किस प्रकार से, क्योंकि हम अपने आप इंडिजिनाइजेशन था, आत्मनिर्भर थे कि 100 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने घुटने टेके और उसके बाद पूरे विश्व भर में पता चल गया। और ग्लोबल साउथ जिस प्रकार से हम देख रहे हैं G7 समिट में किस तरीके से हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं, किस प्रकार से हम ग्लोबल साउथ को का नेतृत्व कर रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो अपने और बैंक फॉर द बक, ये नहीं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इसमें उत्पादन करते हैं और जो मांगे वो कीमत लेते हैं। अब जब भारत अपने आप निर्यात आयात नहीं करेगा, बिल्कुल जनरल संजय कुलकर्णी, आपको रोकना चाहेंगे और सीधे रुक करेंगे हम इस समय G7 शिखर सम्मेलन का। फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में विश्व के प्रमुख नेता सभी के लिए संतुलित, साझा और सतत विकास को बढ़ावा देने के विषय पर गहन विचार विमर्श कर रहे हैं। आप देख रहे हैं G7 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। इस सत्र में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही कार्यक्रम स्थल पर कदम रखा, वहां मौजूद अन्य वैश्विक नेताओं ने उनका स्वागत किया। समावेशी और न्याय संगत वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के पक्षधर के रूप में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति को इस सम्मेलन में विशेष महत्व दिया जा रहा है। फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे इस सम्मेलन में भारत की भागीदारी ये दर्शाती है कि बदलती वैश्विक चुनौतियों जैसे कि आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन्स जिस तरह से लगातार बाधित हो रही हैं, ऊर्जा सुरक्षा के समाधान में भारत की भूमिका बड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्किंग सेशन में हिस्सा लेने के लिए जब पहुंचे तो राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनकी गर्मजोशी से इस मुलाकात के इन दृश्यों को आप देख सकते हैं, जिसमें कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, की स्टामर, तो एक तरह से सभी G7 के सभी सदस्य देश, आउटरीच पार्टनर्स सब मौजूद हैं इस सेशन में।
और प्रधानमंत्री की मौजूदगी के साथ इन तमाम नेताओं की ये मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। पहले दिन जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने मौजूदा चुनौतियों के हल के रूप में एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि विश्वास की कमी एक बड़ा संकट, दुनिया के सामने वैश्विक साझेदारियों के लिहाज से बड़ा संकट है, उसे दूर करने की ज़रूरत है। संसाधनों की दुनिया में कमी नहीं है, साझेदार और साझेदारियों की और मित्रों की कमी नहीं है, लेकिन विश्वास की कमी देखी जा रही है। वैश्विक चुनौतियों के समाधान के तौर पर प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य को रखा और भारत की कूटनीतिक ताकत को भी दुनिया ने प्रधानमंत्री के G7 शिखर सम्मेलन में पहले दिन की भागीदारी में देखा। दूसरा दिन बेहद अहम होने जा रहा है। अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में सभी के लिए संतुलित, साझा और सतत आर्थिक विकास को लेकर आगे बढ़ा जाए, उसको प्रोत्साहन दिया जाए, इस विषय पर प्रधानमंत्री अपने विचारों को रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वीं बार G7 के शिखर सम्मेलन में ये प्रधानमंत्री की भागीदारी है और हमने देखा कि पिछले कुछ समय और खासकर इस दौरान 2021-22, 20-21 जो कोविड का दौर था, उस दौर में भी प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। उसमें भी प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने कोविड के दौर के संकटों को रखा और उस संकट के समाधान पर बात की। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपने इस विजिट में भी कल पहले दिन इस बात का जिक्र किया कि कोविड ने दिखाया था कि किस तरह से दुनिया में तमाम देशों के बीच में दूरियां हैं, अविश्वास है। विश्वास की कमी को कोविड के दौर ने भी दिखाया, जिसमें भारत तमाम देशों के लिए एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका में सामने आया। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कोविड के दौर का भी और साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले समय में क्यों ज़रूरी हो जाता है कि दुनिया में एक दूसरे पर विश्वास कायम करना, क्योंकि बड़ी चुनौती है जिनके समाधान के लिए तमाम राष्ट्र इस मंच पर मौजूद हैं। उसमें वैश्विक चुनौतियों का, चाहे वो सप्लाई चेन्स के एक तरह से बाधित होने की एक बड़ी समस्या है जिसका हल ढूंढना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा मसला है जिसे लेकर तमाम देशों को एक साथ आना है। तो AI के इस्तेमाल को लेकर, उसके नैतिक इस्तेमाल को लेकर, जिम्मेदाराना इस्तेमाल को लेकर भी प्रधानमंत्री ने इस मंच पर अपनी बातों को रखा है। अब से थोड़ी ही देर में इस सेशन में प्रधानमंत्री अपने पक्ष को रखेंगे, जिसे हम आपके सामने लेकर आएंगे। और इससे पहले हम बात कर रहे थे, भारत में ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है रक्षा उत्पादन में। एक बड़ा एक तरह से एक उछाल देखा गया है। इसी पर और बात करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय कुलकर्णी जी, हम बात कर रहे थे इस पूरे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की जब हम बात करते हैं तो पिछले 12 साल में कुछ बड़े परिवर्तन और खासकर वो रिफॉर्म्स, वो कोलैबोरेशंस जिसने इन आंकड़ों को संभव किया है, क्योंकि इसमें एक बड़ी भूमिका PPP मॉडल में आगे बढ़ना है, रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है। ये तमाम वो रिफॉर्म्स हैं जो इस सरकार ने किए। देखिएगा, DRDO ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसमें, और DRDO ने जिस प्रकार से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को देखा, यूजर की जितनी जो उनको रिक्वायरमेंट थी उस GSQR को मीट करने की कोशिश की। यकीनन ने देखा कि स्टार्टअप्स जो हैं, एकेडमिया जो है, अपने IIT जो है, ये भारत के अंदर में बहुत टैलेंट है, और उस टैलेंट के लिए हम लोगों ने जिस प्रकार से उसको प्रोत्साहन देने की कोशिश की, खासकर डिफेंस कॉरिडोर्स बनाने को लेकर के, तो ये देखते हैं कि कोई भी चीज, और स्पेशली आत्मनिर्भरता सुरक्षा के मामले में रातों रात नहीं आती, 10-15 साल लगते हैं। और अब वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है किस प्रकार से विश्वास बढ़ रहा है, किस प्रकार से हमारा भरोसा बढ़ रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से हमने उसको दर्शाया। और यही कारण है कि फिलीपींस हुए, वियतनाम हुआ, साइप्रस हुआ, सब के सब रूस तक अपने ब्रह्मोस के ऊपर इतना जबरदस्त उनका विश्वास कि वो उसके एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि भारत जो है एक भरोसेमंद है, हमें अपने ऊपर विश्वास है, और वो विश्वास दर्शा रहा है। और बहुत जरूरी है
कि अगर हम आत्मनिर्भर सुरक्षा के मामले में होंगे, इफ यू आर मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग वी विल बी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, एंड इफ यू आर इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग विल बी डिप्लोमेटिकली स्ट्रॉन्ग, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम विश्व के धीरे धीरे करके, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कोविड के वक्त भारत क्या कर सकता है, भारत की क्या भूमिका है, और वही जो भारत पे विश्वास जो ग्लोबल साउथ ने दिखाया है वो G7 में भी देखने को मिल रहा है। तो ये जो भरोसा, ये जो विश्वास भारत का है और भारत खुद दर्शा रहा है, मुझे लगता है आत्मनिर्भर भारत ही एक तरीका था, और जब हमने उसको ठान ली, अपना लिया, उसकी तरफ हमने चल दिया, अब हमने पीछे नहीं मुड़ना है, अब हमने इसके ऊपर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते ही रहना है, यकीनन टॉप 5 में आने की कोशिश करनी। लेफ्टिनेंट जनरल जी, रक्षा उत्पादन में जब 4 गुना वृद्धि हम देखते हैं तो ऐसे क्षेत्रों पे बात करना सबसे अहम हो जाता है, खासकर रक्षा उपकरणों के वो क्षेत्र जिस पे भारत की निर्भरता अन्य देशों पर थी। उस दिशा में भारत किस तरह से अब मजबूत हो रहा है, आगे बढ़ रहा है और उस निर्भरता को कम कर रहा है रक्षा उपकरणों में? ये देखिए, अब एयरक्राफ्ट देख लें, अब धीरे धीरे हम लोग अपने खुद के हवाई जहाज बनाने शुरू कर दिए हैं, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहे हैं, अपने सबमरीन बना रहे हैं, अपने APCs बना रहे हैं, अपना रेडार इक्विपमेंट बना रहे हैं, अपना एयर डिफेंस तो ये जो है ये इक्विपमेंट बहुत एक मैं कहूँगा टॉप नीच इसमें इक्विपमेंट लगता है और टेक्नोलॉजी लगती है, और इसको अपनाना, इसको बनाना, इससे क्या होता है कि निर्भर नहीं होंगे तो हम लोगों ने खुद यकीन देखा है कि किस प्रकार कई युद्धों में जब जरूरत पड़ती थी तो उस वक्त सामान नहीं मिलता था, और फिर हम लोगों को जब मिलेगा तब तक युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो अब वो जिम्मेवारी नहीं, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन हमारा है, स्पेयर हमारा है, मॉडिफिकेशन हमारे हैं, और उसके ऊपर किस प्रकार से हमने यकीनन और बढ़िया बनाना है वो सब अपना है। तो ये सबको देख, जितने भी आप देख लीजिए, चाहे वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, जो भी जिस किसी भी अगर आप देखेंगे दिशा में, भारत ने अपने आप को स्थापित किया है, दर्शाया है कि हम केपेबल हैं और हम भारत के अंदर बनाने की काबिलियत रखते हैं और इसका निर्यात भी करते हैं। और वो निर्यात जब हम देखते हैं इतने जल्दी 1,78,000 करोड़ 2014 में सिर्फ 42,000 करोड़ के आसपास था, और कहाँ 42,000 करोड़ और कहाँ 1,78,000 करोड़, और इसको बढ़ाते रहना है। हमने 5 लाख करोड़ तक जाने की कोशिश करनी है अगले 5 साल में। तो ये बहुत जरूरी है कि इस तरह का विश्वास अपने ऊपर और अपने को भी काबिल बनाने के लिए यकीनन कि वी शुड ऑलवेज बी एबल टू प्रोड्यूस टॉप क्लास क्वालिटी, उस पर हम लोगों ने कभी भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। और वो जब हम विश्वास होगा, मुझे लगता है भारत वी हैव अराइव्ड, और हम लोगों ने इसके ऊपर और कैपिटलाइज करके आगे धीरे धीरे करके चलते रहना चाहिए। जी, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, हम हमेशा ऐसे दुनिया को भी देखते रहे हैं, अगर हम पिछले 25-30 साल की बात करें या उससे भी लंबे समय में, कि दुनिया में हथियारों की होड़ और हथियारों का निर्माण और उसे बेचने का एक बाजार, इस पर भारत एक तरह से असमंजस और किसी एक तरफ होने में संकोच में रहा है एक लंबे समय तक, या इस बहस में फंस के रह गया है। क्या आप मानते हैं कि पिछले 12 साल में इस बहस से बाहर निकलते हुए खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, खुद को इस बदलती दुनिया में ताकतवर बनाने पर भारत ने ध्यान दिया है? किसी पर आक्रमण नहीं करना, लेकिन इस तरह की बहस में फंस के खुद को ना मजबूत करना, इस सोच को भी पीछे छोड़ा भारत ने। बिल्कुल, जो आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मकसद हमारा किसी से लड़ने के लिए नहीं है, मकसद यकीनन टू बी प्रिपेयर्ड, तैयारी है, डेटरेंस के तौर पर। हमें किसी के ऊपर, हमें किसी की जमीन नहीं चाहिए, पर हमारी जमीन के ऊपर अगर कोई आंख दिखाएगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, बख्शेंगे भी नहीं। नंबर 1। नंबर 2, जब ये करते हैं, जब आत्मनिर्भरता, स्पेशली इस तरह का जो इक्विपमेंट होता है, हाईटेक इक्विपमेंट होता है, उसकी बहुत जरूरत होती है। प्लस इंटीग्रेशन, अभी थिएटराइजेशन होगा, इंटीग्रेशन है, अब इंटीग्रेशन में स्पेस है, साइबर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कोई भी देश अपनी जो टॉप टेक्नोलॉजी है वो नहीं देता है, तो जब तक आप अपना नहीं बनाएंगे तब तक कोई देगा नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि, और वो आत्मनिर्भरता अपना विश्वास पैदा करती है। विश्वास जब आता है कि हम कर सकते हैं, फिर हमने ठान लेंगे, हमारे पास किस चीज की कमी है। पूरे विश्व भर में भारत के साइंटिस्ट हैं, पैसे की कमी थी, अब पैसे की भी कमी नहीं है। और जब आप
पहला जैसे आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक, कई बार लगता था कि शायद आयात करने में सस्ता पड़ता था बनिस्बत कि भारत के अंदर बनाने में। अब नहीं लग, अब हमें लगता है कि यस हम बना सकते हैं, इंडिजिनाइजेशन सस्ता है और एक उसी कीमत में दो चीजें खरीद सकते हैं बनिस्बत जो हम एक आयात करते थे। तो ये सब दिखाते हुए अपना प्रोडक्शन फैसिलिटीज बढ़ जाते हैं, बनाने का और क्वांटिटी बढ़ा करके बना सकते हैं, प्लस हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक्सपोर्ट जब इतना करते हैं तो ऑब्वियसली हम देखते हैं कि कई मुझे लगता है स्पीयर्स अभी भी हैं जिसपे हम लोग, अब जैसे रफेल है, रफेल हम ले भी रहे हैं और ऑफ द शेल्फ भी ले रहे हैं और भारत में भी बनाएंगे। तो इस प्रकार की बिल्कुल। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, अंत में सिर्फ जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा डिफेंस प्रोडक्शन इकोसिस्टम बना है, इसमें रोजगार भी एक बहुत बड़ा मसला रहा है, युवाओं को बड़ा रोजगार, उनकी एक्सपर्टीज को शामिल करना, इस मोर्चे पर किस तरह से भारत को आप देखते हैं? एम्प्लॉयमेंट तो बहुत जबरदस्त, ये डिफेंस कॉरिडोर का बनाने का मकसद ही ये था कि सारा का सारा कुछ, और दो, एक अपने नॉर्थ में और एक साउथ में, मकसद ये। और इससे क्या है, स्टार्टअप्स को फायदा है, उनको मालूम है कहाँ जाना है, एम्प्लॉयमेंट हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ, उसको हिंदुस्तान में बनाना हुआ, उसका निर्यात करना हुआ, ट्रिमेंडस। और डिफेंस टेक्नोलॉजी ऐसी है, अब पहले तो तकरीबन 10-12 साल तक कोई ज्यादा तब्दीली नहीं आती थी, अब तो 2-3 साल में बिल्कुल आपने लिया जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, आप एयरक्राफ्ट में देखिएगा, हमने लोगों ने रफेल दिया 4.5 जनरेशन, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन। ये जो काम है लगातार, अगर आप सिर्फ उसका इंपोर्ट करते रहेंगे तो बहुत बहुत महंगा पड़ता है। जब आप भारत में बनाते हैं तो आप यकीनन कम से कम उसके आधे कीमत में बनाने की काबिलियत रखते हैं, और उसी कीमत में आप जब दूसरे देशों को देते हैं, क्यों ग्लोबल साउथ, हम जब ग्लोबल साउथ कहते हैं, और ग्लोबल साउथ पूरा का पूरा भारत पे वो विश्वास करता है और विश्वास रखता है, तो हमारे उस नेतृत्व को जब हम इस तरह के हथियार उनको कम कीमतों में देते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। आपने जैसे कहा कि कोविड के समय में क्या हुआ, वैक्सीनेशन जब हमने दिए पूरे विश्व भर में, सभी को लगा कि कोई कर ही नहीं सकता, सिर्फ एक पश्चिमी देश ही बना सकते हैं, और जब भारत ने बनाए और भारत ने सबको बांटे, तब पता लगा कि भारत में क्या काबिलियत है। तो ये बहुत अच्छा एक जो हम लोगों ने जो रास्ता देखा है और आत्मनिर्भरता को मानने की कोशिश की है, ठान लिया है हम लोगों ने कि हम आत्मनिर्भर होंगे सुरक्षा के मामले में, और बाकी इसमें भी। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा एक कदम उठाया, उस कदम पे हमने यकीनन डट के रहना है और आगे इसके ऊपर काम करते रहना है। बिल्कुल संजय कुलकर्णी जी, रक्षा उत्पादन में 4 गुना वृद्धि यानी रिकॉर्ड वृद्धि ने जहां एक तरफ भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया, तो वहीं दुनिया के सामने भारत रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा निर्यातक भी बनकर उभरा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर, धन्यवाद। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। कुछ साल पहले कोई सोच भी सकता रहो कि जब बिन बुलाए बीमारी घर को घुसवाओ, और ये भी कोई सोच सकता था एक दिन 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल जाएगा, आधे से आधे दाम में दवाइयां मिल जाएगी। पहले के मुकाबले बहुत ही आगे बढ़ गए रे। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जहां बातों से नहीं तर्कों से होती है परीक्षा, यहां अफवाह नहीं बल्कि होती है तथ्यों की पड़ताल। यहां सिर्फ खबर नहीं बल्कि दिए जाते हैं सबूत। जानिए वो सब जो आपसे छुपाया जाता है। यह है पूरा सच, क्योंकि सच से बड़ी कोई खबर नहीं।
वक्त बदला है, तेवर नहीं, दो टूक कहने का है, अंदाज वही। न फेक एजेंडा की बिसात, न झूठ का जाल, सिर्फ तथ्य, तर्क और तीखे सवाल। देखिए मेरे साथ दो टूक, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।